ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आज जो है वो नया चैप्टर, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये बस आपका आप 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, बाकी सारे मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, और अब आप लोगों को बस अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है, अच्छी सी तैयारी करनी है और अपने एग्जाम्स अच्छे से देने हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस काफ़ी इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें ऐसी होगी जो आपको सही से हो सकता है समझ में ना आए, तो इसमें थोड़ा अटेंटिव होके सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले इनहेरिटेंस होती क्या है? इनहेरिटेंस बेसिकली जो आपके मदर और फादर होते हैं ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने बच्चों के अंदर वो किस तरह से ट्रांसफर होती है। जैसे फॉर सपोज आप देखते हो कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के ऊपर गए हुए होते हैं। ठीक है, अपने माँ बाप से मिलते जुलते होते हैं या अपने खानदान से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, आगे आने वाली नस्लों को ऑफस्प्रिंग कहते हैं, और ये ऑफस्प्रिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा ये ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना, ट्रांसमिट होना कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स, उस इस पूरे प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हो गई, द प्रोसेस वेयर बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये पूरी इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हो गई। फिर मैंने आपको जेनेटिक्स की, और इस इनहेरिटेंस की जब आप स्टडी करते हो ना, तो इसको जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इस इनहेरिटेंस की स्टडी को या हेरिडिटी की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये आपने 9 क्लास में पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन जेनेटिक्स की, तो हो सकता है वो आपसे जेनेटिक्स की डेफिनेशन पूछ ले जब यहाँ पे गिवन है। फिर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और फिर हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी की डेफिनेशन भी फिर मार्क कर लें। हेरिडिटी होती है कि आप जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं ना एक दूसरे अपने पेरेंट्स से, वो हेरिडिटी कहलाती है। एक तो होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं ना, जैसे फॉर सपोज आंखें, हो सकता है बच्चों की आंखें कभी कभी अब्बू पे चली जाती है, कभी अम्मी पे चली जाती हैं। ठीक है, मिलती जुलती होती हैं, थोड़ी सी बाल मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, फेस के एक्सप्रेशंस मिलते जुलते होते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये हेरिडिटी कहलाती है। लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स कहीं से ट्रांसफर हुई हैं, ये प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक सेम चीज नहीं है। ठीक है, फिर इन दोनों की स्टडी जब आप करोगे तो वो जेनेटिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, फिर वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन, अब जाहिर सी बात है, बिल्कुल आप अपने अम्मी अब्बू से नहीं हम शक्ल तो नहीं हो सकते ना। ठीक है, आप अपने अम्मी अब्बू के हम शक्ल नहीं हो सकते, लेकिन मिलते मिलजुल सकते हो। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस होते हैं ना, आप जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके फेस के ऊपर या आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी ही हो जैसे आपके अम्मी अब्बू हैं। हो सकता है आपकी हाइट छोटी हो, आपके अब्बू बहुत लंबे हैं। ठीक है, या कभी कभी अब्बू छोटे होते हैं और आपकी हाइट जो है वो लंबी हो जाती है। ठीक है, काफी लंबी हो जाती है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वो वेरिएशन होती है। ठीक है, ये वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, फिर जीन्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। अब जीन्स क्या होती हैं? जीन्स मैंने आपको बताया हुआ है, वैसे क्रोमोसोम्स, अगर ये, हाँ, इस चैप्टर में भी मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपको सेल के बारे में नहीं पता, अगर आपको सेल साइकिल नहीं पढ़ी हुई आपने, तो काइंडली आप क्लास 9 के सेल साइकिल और इंट्रोडक्शन टू सेल, जो मैंने सेल बायोलॉजी के बारे में बताया था, वो प्लीज आप वहां पे जाके सुनिए। फिर आपको समझ आएगा व्हाट इज जीन्स, और आपको बाकी टर्म्स समझ आएंगी। ठीक है, तो जीन्स क्या था? एक बेसिकली जीन्स आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसमें जो है वो अ, ये जीन्स पाई जाती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। ये जीन्स होती हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स को और छोटा छोटा करके देखोगे ना, तो ये समझ लो क्रोमोसोम्स का ही पार्ट है। ठीक है, अभी आगे समझ आ जाएगा आपको। जीन्स हो, ये जीन्स हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्रोमोसोम्स में बस यही बताया हुआ है। आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये सबसे पहले
बल्कि मैं डार्क कलर से बना देता हूँ। ये अगर सेल का न्यूक्लियस है तो यहाँ पे पूरा एक धागे जैसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है। और जब सेल डिवीजन होने लगती है तो मैंने आपको बताया था कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो छोटे छोटे अलग अलग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये पहले जो मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, फिर ये क्रोमोसोम्स के अंदर टूट जाते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स के अंदर टूटते हैं। ठीक है, फिर अब क्रोमोसोम का ये पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं बेसिकली कि क्रोमोसोम का ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, बल्कि एक मिनट। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का ये देखें आप, क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है। कोई भी एक पिक्चर आपको दिखा, हाँ, ये रहा, ये अच्छी पिक्चर है ना क्रोमोसोम की। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये आपका क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, फिर क्रोमोसोम के अंदर भी आप देखोगे ना तो बहुत छोटे छोटे सुपर कॉइल्स होते हैं, यानी कि धागे, जिस तरह से धागा होता है ना वो रील में लिपटा हुआ होता है, इसी तरह क्रोमोसोम के अंदर भी छोटे 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 सुपर कॉइल्स होते हैं जो धागे की तरह होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स पूरा इस धागे से मिलके बना होता है, सुपर कॉइल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, फिर इन सुपर कॉइल्स के अंदर भी इस तरह के जो छोटी छोटी आपको बॉल्स नजर आ रही हैं, इनको न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम्स का ग्रुप होता है बेसिकली। ये 8 बॉल्स आपस में मिलके एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये कॉइल्स हैं, ये सुपर कॉइल होता है। ठीक है, फिर इस कॉइल के भी फर्दर आप इसको और खोलोगे तो ये कॉइलिंग और खुलेगी, यानी कि जैसे जैसे आप धागे को खोलते रहते हो वो रील में से निकलता रहता है। आप आहिस्ता 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 खोलते रहते हो तो धागा रील में से जो है वो निकलता रहता है। ठीक है, तो होता यह है कि ये क्रोमोसोम के अंदर भी इसी तरीके के सुपर कॉइल्स होते हैं, यानी कि धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके अंदर फिर फर्दर सुपर कॉइल्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये मेरा माउस का कर्सर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये कॉइल्स जो हैं वो फिर सुपर कॉइल्स जो हैं वो फिर कॉइल्स में खुलते हैं, कॉइल्स फिर न्यूक्लियोसोम में खुलते हैं। न्यूक्लियोसोम जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के एलिमेंट्स होते हैं, ये पूरा प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, फिर ये आप इन स्ट्रक्चर को मजीद खोलोगे ना, फिर ये छोटे छोटे डीएनए के अंदर, ये जो आप डीएनए टेस्ट करवाते हो ना, ये डीएनए का ये यही होता है। ठीक है, इसी डीएनए का टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये डीएनए या ये पूरा डीएनए जो है वो सुपर कॉइल्स में लिपट लिपट के बिल्कुल आप न्यूक्लियोसोम के अंदर पूरा घूम घूम के सुपर कॉइल में फिर घूमता है। फिर वो जाके क्रोमोसोम के अंदर के अंदर जो है वो मौजूद होता है। और जीन्स क्या होती हैं बेसिकली, अगर मैं इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लूं ना तो वो कहलाता है जीन। जीन इज बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है। ये दिख रहा है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम से आप ये पूरा ये डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा इसमें लिपटा हुआ होता है। क्रोमोसोम ये पेयर की फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम्स, जब भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्रोमोसोम का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब एक होते हैं होमोलोगस पेयर और एक होता है इसकी सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसकी आपने अच्छी सी रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, अब एक होता है होमोलोगस क्रोमोसोम और एक होता है हेट्रोजीनस, ये हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के बिल्कुल सेम सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये देख रहे हैं आप, दोनों क्रोमोसोम सेम है, तो ये सेम सेम क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये एक जो डंडी आपको नजर आ रही है क्रोमोसोम की, एक लाइन नजर आ रही है, इसको कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटिड्स। तो अगर दोनों सेम सेम है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है,
अगर दोनों एक जैसे हैं तो एक क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है, ठीक है। और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को आप, इस पूरे पेयर को आप होमोलोगस पेयर या होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं हो, ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम की आप यहां से लेकर यहां तक डेफिनेशन मार्क कर लो, ये भी हो सकता है वो पूछ ले आपसे, डिफाइन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपने होमोलोगस क्रोमोसोम मार्क कर लिया। हेट्रो और हेट्रोजीनस क्रोमोसोम भी होते हैं एक, जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स आपस में बराबर नहीं होते, यानी कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना, ये वाला और ये वाला क्रोमेटिड उसमें बराबर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, वो आपकी बुक में नहीं गिवन है तो आप बस ये होमोलोगस क्रोमोसोम को याद रखिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम का और जीन का, मैंने जीन्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। अब पढ़ते हैं जो मेन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो। क्रोमोसोम बेसिकली किसे कहा जाता है? क्रोमोसोम आपके सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसके अंदर आपकी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन पाई जाती है। मतलब मैं आपको क्रोमोसोम की थोड़ी और डिटेल दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, अभी मैंने डीएनए आपको दिखाया ना, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, मैं आपको डायरेक्ट, मैंने एक पिक्चर खोली हुई, मैं आपको पिक्चर में से दिखाता हूं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। द केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन। मैंने भी आपको बताया, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको आप कहते हैं, जिसको आप क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। और ये पूरा क्रोमोसोम्स किससे मिलके बनता है? प्रोटीन से। स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इसका स्ट्रक्चर ये गिवन है, ये रहा इसका प्रोटीन का ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह होता है। केमिकल स्ट्रक्चर है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कॉम्प्लेक्स चीज आपसे पूछेगा वो इस लेवल पे, लेकिन आपको बस ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोटीन होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए 40% एंड स्पेशल प्रोटीन दैट इज हिस्टोन 60%, ठीक है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज मेड up of billions of units called deoxyribonucleotides. Each nucleotide is made up of deoxyribo sugar, phosphoric acid and nitrogenous bases. अब ये होता क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली क्रोमोसोम्स के अंदर ना दो चीजें होती हैं, हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन्स भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं, और डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखिए, ये रहा। तो अब हम पढ़ते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। इस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अब यहाँ पे मैं आपको इस बुक में वापस लेकर आता हूँ। तो बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है ना, ये वाला जो, ये मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका स्ट्रक्चर है कहाँ है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। दो, ये समझ लें दो धागे हैं, स्ट्रैंड्स। जब मैं वर्ड बोलूँ ना तो आप समझिएगा धागे जैसे स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड होते हैं थोड़े। जो डीएनए होता है आपका ट्विस्टेड होता है। तो ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। तो होता ये है कि ये वाला पूरा एक स्ट्रैंड है और ये वाला पूरा एक दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एक स्ट्रैंड के अंदर, ये आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, बिल्कुल आपकी बुक का ये वाला स्ट्रक्चर है बना हुआ, ठीक है। डीएनए इससे मिलके बनता है, एक फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड होता है,
पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजीनस बेसिस इसमें होती हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये नाम है केमिकल कंपाउंड्स का जिससे मिलके डीएनए बना हुआ होता है, और ये मतलब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब होता ये है कि जो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस जब आपस में मिलते हैं ना, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो पूरे एक स्ट्रक्चर को इस पूरे एक स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये ये न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर उसके नीचे आओ ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, उसके नीचे आओ ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, नीचे आओ चौथा न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से पूरी एक चेन ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, और ये जो डीएनए होता है वो इस चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये ट्विस्टेड हुआ हुआ होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, सामने दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, नाइट्रोजिनस बेसिस, बस यहां तक आप ये लिखिएगा। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बुक में है, तो अब जाहिर सी बात है उसके पास टेस्ट करने के लिए मटेरियल आ गया है, तो फिर अब वो टेस्ट हो सकता है कर ले। तो ये बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इसकी, आपको याद हो जाएगा। ये बनाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बस बता दिया ये थोड़ा बहुत। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, डीएनए के बारे में आपको समझ आ गया। एक मजे की बात और बताता हूँ, अगर अगर एक सेल में से आप डीएनए का स्ट्रक्चर निकालोगे ना, और उसको खोलते जाओगे खोलते जाओगे खोलते जाओगे खोलते जाओगे, तो जितना बड़ा एक दरवाजा होता है ना, उतना बड़ा एक अल्लाह ताला ने उतने मतलब अगर डीएनए को सीधा कर दो ना, तो वो एक दरवाजे के बराबर, जो 7 फीट का दरवाजा होता है ना, इतना सारा डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए जो है वो इतना सारा हमारे एक सेल के अंदर जो हमें नजर भी नहीं आता, इतना सारा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बात लिखी हुई है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसकी सिर्फ आपने थोड़ी बहुत रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, इस वाली चीज की आप रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको वही डिटेल जो मैंने आपको देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। ठीक है, फिर आते हैं ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने लाजमी करना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने लाजमी करना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, मैं एक और चीज देख लूं पहले आपकी बुक में। ओके ओके, चल। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वो होता है बेसिकली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो पहले आप डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें, यहाँ से लेकर आपने मार्क करना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपने डीएनए का स्ट्रक्चर मार्क कर लेना है, और ये आपने लिखना है। साथ ही साथ ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ये वाली डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली नहीं बनाए भले से, ये वाली नहीं बनाए आप। ठीक है, आप भले से ये वाली डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली इस तरह से, ये वाली डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपने करना है। वो बिल्कुल आपसे डीएनए का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक ये स्ट्रैंड हो गया, ये रहा एक स्ट्रैंड, ये एक धागा जैसे स्ट्रक्चर हो गया, ये एक हो गया, और ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच हेलिक्स इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन
पॉली का मतलब होता है मैनी न्यूक्लियोटाइड, अभी मैंने आपको बताया, और ये चेन की फॉर्म, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है ये। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम इसकी बनानी है, ठीक है, ये बना लीजिएगा। अच्छा, अब फिर द आउटर पार्ट इज कॉल्ड अपराइट विच आर मेड अप ऑफ deoxyribose sugar and phosphate, the inner part called rungs made up of paired nitrogenous bases। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई हुई है, देखो पहले हम आगे का पढ़ लेते हैं। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विच आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स हैव complementary base pairs, adenine pairs with thymine and cytosine always pairs with guanine। अब ये आपको, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि ये आपके लेवल पे इतनी एडवांस चीजें दे दी हैं, तो मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखें आप, इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, थोड़ी इसमें जबरदस्ती की चीजें हैं जो आपको याद करनी है, बाकी आप डिटेल आप इसको बिल्कुल आप सेकेंड ईयर की बुक में आप पढ़ेंगे, मैं आपको इसको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये जो स्ट्रक्चर है, जब ये पेंटोज शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप आपस में, ये वाला जो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मिला हुआ होता है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, इसको कहते हैं अपराइट। ये अपराइट लिखा हुआ है, ये रहा अपराइट फॉस्फेट ग्रुप। ये आउटर पार्ट ऑफ डीएनए होता है। एक होता है इनर पार्ट जिसमें ये बेस होती है, नाइट्रोजीनस बेस लिखा हुआ है, नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, ये नाइट्रोजीनस बेस कहलाती हैं रंग्स। क्या कहलाती हैं? रंग्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब नाइट्रोजीनस बेसिस जो होती हैं वो 4 किस्म की होती हैं। कितनी किस्म की होती हैं? 4 किस्म की नाइट्रोजीनस बेसिस होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये पेयर, ये नाइट्रोजीनस बेस की टाइप्स होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजीनस बेस की टाइप होती है, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, किस तरह बनती हैं, क्या होता है, ये सब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपने उतना अपने माइंड में रखना है, बाकी सब चीजें आप इसमें ज्यादा, मतलब आप जितना ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें अलग ही दुनिया है। इस जीन्स एंड इनहेरिटेंस की पूरी एक अलग दुनिया है, तो आप इतनी डिटेल में नहीं जाए ना, मैं आपको इतनी डिटेल देना चाहता हूँ, ठीक है। आपके इस लेवल पे आपको डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ उतना मेरी बातों को, सिर्फ मेरी बातों को गौर से सुनो। मैंने ये कहा अभी कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ आ गई। ट्विस्टेड होता है, ठीक है, ये समझ आ गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है, ये समझ आ गया आपको, आसान है। अब फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आउटर रीजन होता है डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड का आउटर रीजन होता है, इसको कहते हैं अपराइट, और ये नाइट्रोजिनस बेस को कहते हैं रंग्स, जो इनर रीजन होता है, ठीक है। अब होता ये है कि नाइट्रोजिनस बेसिस जो होती हैं वो 4 किस्म की होती हैं, जो मैंने आपको अभी नाम लेके बताया, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। ये नाम याद रख लीजिएगा, ये इतनी इतनी बातें मैं आपको बस याद करा रहा हूँ, आपने ये याद रखनी है, ठीक है। अब होता ये है जो एडेनिन वाली नाइट्रोजिनस बेस होती है ना, वो हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ती है, और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, ये दिख रहा है, ग्वानिन का जी और साइटोसिन का सी, ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड हो गया ये, और यहाँ पे इधर दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये साइटोसिन, जैसे फॉर सपोज यहाँ पे ये नाइट्रोजिनस बेस हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेस अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो सामने कौन सा बेस होगा? साइटोसिन। इसी तरह अगर नीचे थाइमीन है तो सामने कौन सा होगा? एडेनिन। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ये आपको नहीं जानने की जरूरत है, ठीक है ना, मैं आपको डिटेल दूंगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये दोनों ग्वानिन और साइटोसिन, चले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। असल में आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड, सबने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। बेसिकली जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है ना,
वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये जो जो इनके दरमियान बॉन्डिंग हुई भी होती है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये बेसिकली ये ट्रिपल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। अगर केमिस्ट्री में ये आपने तो पढ़ा होगा, ठीक है। जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो थायमीन और एडेनिन यहाँ पे दिख रहे हैं, दो डॉट्स दिख रहे हैं, दो लाइंस, ये सिर्फ डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। जब भी एडेनिन और थायमीन हमेशा डबल बॉन्ड्स बनाते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं। जब भी एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ मिलता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ मिलता है, ठीक है। अब समझ आया आप लोगों को? अब तो आसान है, ठीक है। अब जो एडेनिन है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये सामने एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखें ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं होती, तो जब भी ये ग्वानिन और साइटोसिन के साथ नहीं मिलते। अब समझ आ गया, ठीक है। आई होप इसके अलावा अब इसके अलावा आपके पास कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की नाइट्रोजिनस बेस होती हैं, ये 4 किस्म की होती हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये रहा वो न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। ये नाइट्रोजिनस वो बेस है जो 4 किस्म की होती है। एडेनिन हो सकती है, या फिर ये ग्वानिन हो सकती है, या फिर ये, ओहो, या फिर ये साइटोसिन हो सकती है, या फिर ये थायमीन हो सकती है, ठीक है। कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगी, बस आपको याद रखना है कि एडेनिन हमेशा थायमीन से मिलती है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से मिलती है। ये बात समझ आ गई। फिर जीन, जीन क्या होता है? जीन मैंने आपको अभी बताया, जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये रहा जीन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर, और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये रहा जीन की डेफिनेशन। अगर मैं इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लूं ना, इतना, तो वो जीन कहलाता है, ठीक है। और हर जीन की एक अपनी एक पोजीशन होती है जिसे जीन लोकस कहते हैं, ठीक है। ये रहा, ईच जीन इज लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, दिस पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस, या लोकाई भी कहते हैं, सिंगुलर लोकाई, और ठीक है, लोकस मल्टीपल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नीचे, फिर आते हैं एलील्स। व्हाट आर एलील्स? बेसिकली एलील्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स या पेयर ऑफ जीन्स। अगर एक यहां से आपने जीन उठाया, इसी जैसा आपने एक और जीन डीएनए के अंदर कहीं हो वो उठा लिया। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स यानी कि बिल्कुल एक जैसे इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले जो जीन्स होती है ना, एक जैसी कैरी करने वाले इंफॉर्मेशन जो हमारा जीन्स होती हैं बेसिकली। अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर देखूं, तो हो सकता है इस वाले सेगमेंट में एक इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। और इस वाले, फिर मैंने नीचे आके और देखा, इस वाले सेगमेंट में से मैंने डीएनए के अंदर से ये सेगमेंट निकाला, ये भी जीन कहलाता है। तो इस जैसे इन दोनों सेगमेंट को जब मैंने कंपेयर किया एक दूसरे से, मैंने देखा दोनों में सेम सेम इंफॉर्मेशन है, सिमिलर इंफॉर्मेशन है। अगर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं है, तो तकरीबन मिलती जुलती इंफॉर्मेशन है। तो इन दोनों को कहेंगे हम एलील्स या फिर एलीलोमॉर्फ, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एलील्स और एलीलोमॉर्फ। ये एलीलोमॉर्फ और एलील्स की डेफिनेशन हो गई। अब आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अब जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज कॉपीड एंड इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे से ये आपने याद रखना है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है? अच्छा हाँ, एक और मैं आपको बात बताना भूल गया, वो ये है कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, ये दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने इजाद करा था, ठीक है, एक्सरेज के जरिए।
एक्सरेज का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सरेज के जरिए इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर को जो है वो इस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर, ये नहीं कि जो है वो इन्वेंशन है इस तरह का, ये स्ट्रक्चर डीएनए जो है वो आप डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे इस तरह मतलब इन दोनों ने दिया है, वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में सिर्फ होता ये है कि डीएनए की कॉपीज बनती हैं, ठीक है। डीएनए ग्रो भी करता है, आपका सेल ग्रो करता है ना एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए भी इसी तरह से ग्रो करता है। जैसे आप एक पेज की फोटोकॉपी करा लेते हो, डीएनए में भी एक सलाहियत होती है। जैसे मैंने आपको फिजन फ्यूजन पढ़ाया था, बाइनरी फिजन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। एक सेल दो हिस्सों में, दो सेल में, मल्टीपल सेल्स में टूटता है। इसी तरह डीएनए के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है कि वो डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है ताकि डीएनए की ग्रोथ हो और फिर सेल की ग्रोथ हो, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो अगर रेप्लिकेशन की वो डेफिनेशन आपसे पूछे तो सिर्फ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रेप्लिकेशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं रेप्लिकेशन की हेडिंग डाल के, ठीक है। बाकी सिर्फ आप इसमें से सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से इसमें कोई ऐसी चीज याद करने वाली नहीं है। अब सेंट्रल डोगमा, मेरी ये समझ नहीं आता कि इतनी एडवांस चीज आपके लेवल पे इन्होंने बस ये पता नहीं क्यों क्यों डाली हुई है। सेंट्रल डोगमा पिछली बुक में नहीं था, और सेंट्रल डोगमा जो है वो ये अब ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसको मुझे समझाने में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब तैयार हो जाएं। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा में होता यह है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन किस तरह से बनता है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोगमा बनता है, ठीक है। वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोगमा बनता है। अब हम पढ़ते हैं ये इसका स्ट्रक्चर, इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। द टर्म सेंट्रल डोगमा मीन्स सेट ऑफ बिलीव्स वेयर अ जीन एक्सप्रेसेस बाय सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन, यानी कि आपके प्रोटीन बनाने का ये पूरा प्रोसेस है। दिस प्रोटीन वर्क एज एन एंजाइम व्हिच कैरी डाउन अ केमिकल रिएक्शन to produce a metabolic product. This metabolic product either develop a character or lead to develop a character, ठीक है। सिर्फ आपने इसमें ये याद रखना है कि इस प्रोटीन, जब ये प्रोटीन बन जाता है तो इस प्रोटीन की या तो एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है जिसको आपकी बॉडी कंज्यूम करती है, ठीक है, या इस प्रोटीन से फर्दर और दूसरे कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स मिलके बनते हैं जो आपकी बॉडी वो भी यूज करेगी, ठीक है। फिर डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स while most of the synthesis and metabolic reaction occur in cytoplasm under the instruction of DNA. Therefore, DNA requires some molecules to carry its genetic information from nucleus to cytoplasm. These molecules are different types of ribonucleic acid और RNA. जिस तरह से डीएनए होता है ना, इस तरह से एक और स्ट्रक्चर आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो कहलाता है आरएनए। क्या कहलाता है? आरएनए। अब आरएनए की भी 3 टाइप्स हैं मजीद। एक होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। फिर एक होता है ट्रांसफर आरएनए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एक है मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए कहते हैं, एक है ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए कहते हैं, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए जिसको आरआरएनए कहते हैं। अब ये आरएनए क्या है? ये भी जो है वो डीएनए का छोटा भाई, ठीक है। जैसे मतलब बिल्कुल डीएनए की तरह का नहीं होता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि डीएनए डबल हेलिकल होता है ना, डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, बस सिर्फ एक। ये नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रैंड, आरएनए का सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये है आरएनए। इसके साथ कोई दूसरा स्ट्रैंड आपको लगा हुआ नजर आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें कोई डबल स्ट्रैंड नहीं होते, इसमें कोई पेयरिंग नहीं होती जैसे डीएनए में होती है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अब ये पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये सेंट्रल डोगमा के फेजेस हैं जिसमें ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन अ सेल फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए देन टू राइबोसोम।
in cytoplasm which is two step for protein enzyme synthesis. अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, 1 मिनट। आपने सबसे पहले मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। सेंट्रल डोगमा के ऊपर डिटेल नोट आ सकता है, तो आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आप लिखेंगे सेंट्रल डोगमा के ऊपर ये नोट आ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज, अब ये किस तरह से होता है, ठीक है। बेसिकली जो आपका राइबोसोम, सॉरी पहले मैं सारा मिटा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा। डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। जब प्रोटीन बनने की ख्वाहिश सेल के अंदर जागती है ना, तो होता यह है कि एक स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी 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 बताया, मैसेंजर आरएनए, ये क्या करता है, डीएनए जो है वो खुल जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। जैसे ये खुल गया ना, ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये ग्रीन वाला और ये पर्पल वाला हिस्सा, ये दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स है ना, ये दोनों हिस्से अलग अलग हो गए, ठीक है। फिर इसके ऊपर आके जुड़ता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये डीएनए के इंफॉर्मेशन को कॉपी करना शुरू करता है, और इस कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ये पूरा मैसेंजर आरएनए करता है, द स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वेयर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म आरएनए, दिस आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस टू राइबोसोम। अब होता यह है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को आरएनए क्या करता है, कॉपी कर लेता है, मैसेंजर आरएनए आता है, वो डीएनए से चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, फिर वो कॉपी करके वो वापस बाहर आ जाता है, निकल जाता है वहां से, ठीक है, डिटैच हो जाता है। फिर ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक और किस्म का आरएनए होता है जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए फिर इंफॉर्मेशन देता है किसको, एम आर एन ए, मैसेंजर आरएनए किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर यानी कि टी आर एन ए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसफर आरएनए को जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर ट्रांसफर आरएनए इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, इसको ट्रांसफर आरएनए नाम ही इस वजह से दिया है क्योंकि ट्रांसफर करता है राइबोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन, जो आपके सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं ना, उसके अंदर ये लेके जाता है। फिर राइबोसोम के अंदर एक और आरएनए बैठा हुआ होता है, राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए फिर उस फर्दर ट्रांसफर आरएनए से के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको ट्रांसलेट करके अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन बनाता है। अमाइनो एसिड प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस, ठीक है। ये आपने बिल्कुल आपने पूरा याद करना है, आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है इसका। आप डिटेल जो आप पढ़ोगे ना वो आप पढ़ोगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इसने क्या करा था कि इसने प्लांट्स के ऊपर कुछ करेक्ट, क्योंकि प्लांट्स में भी तो सेल होते हैं और उनके अंदर भी तो डीएनए आरएनए तो उनके अंदर भी होता है, ठीक है। तो हुआ ये कि इसने क्या करा, इसने जो मटर होता है ना, मटर पीस जिसे कहते हैं आप, उस पीस को स्टडी करा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करे। फिर ये देखा, जाहिर सी बात है, जैसे फॉर सपोज अगर एक पीस ग्रीन कलर का है, तो जाहिर सी बात है जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है उस, यानी कि उसका जो डीएनए होगा उसके अंदर वो ग्रीन इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, कि ये इंफॉर्मेशन होगी उसके डीएनए के अंदर। पीस जो मटर होगा उसके डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन होगी कि इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का हमें नजर आ रहा है, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। इस तरह राउंड शेप का है तो वो इंफॉर्मेशन
डीएनए के अंदर भी होगी, और भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट उसका कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। ठीक है, अब इसने इसको स्टडी करा, इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा। बाकी अब हम आते हैं इसके लॉज पे। जो इसका एक लॉ है कि व्हाट बेसिकली द लॉ स्टेट्स। पहले हम इसकी कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स होती हैं। पहले हम बात करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप कहते हैं कि जो अपीयर, अच्छा ये पूरी टर्म्स आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो याद करनी है। ठीक है, ये टर्म्स आपके वो डेफिनेशन एक दो दो नंबर की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप? बेसिकली फिनोटाइप क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, एक प्लांट की बात करता हूँ, मटर की बात करते हैं, तो जो आपको बाहर से वो किस तरह का वो नजर आ रहा है, किस तरह की उसकी शेप है, किस तरह का उसका कलर है, ये आपको बाहर से देखने से पता चलेगा ना। तो ये कहलाता है फिनोटाइप, यानी कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो किस तरह नजर आ रहा है। क्या वो छोटा सा है? अगर प्लांट्स की बात करूं तो वो क्या वो छोटा है, क्या वो लंबा सा है, क्या वो राउंड है, क्या वो रिंकल्ड है, यानी कि राउंड नहीं होती वो शेप, थोड़ी सी रफ सरफेस होती है। ठीक है, रफ सरफेस होती है, रिंकल्ड। ठीक है, फिर जीनोटाइप, व्हाट इज जीनोटाइप्स? ये जो मैंने आपको बताया ना, जैसे जीन्स पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हर जीन्स जो है ना वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जिसको एलील्स कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो फॉर सपोज मैंने देखा कि दो मटर के दाने मैंने यहाँ पे रखे, उनको टेस्ट करा, उनके अंदर से डीएनए के अंदर मुझे ये पता चला कि एक जो है वो येलो कलर का है और एक है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो जो येलो कलर का मटर होगा, वो अगर मैं उसके सेल के अंदर उसकी जीन को देखूं तो उसके अंदर जो जीन होगी वो पेयर की फॉर्म में होगी, एलील्स की फॉर्म में होगी। तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि इसके अंदर एक जीन है जिसके अंदर डबल इंफॉर्मेशन है, वाई वाई। ठीक है, ये कहलाती है जीनोटाइप, यानी कि जीन्स किस तरह की हैं। और यहाँ पे ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, बल्कि स्मॉल वाई नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी जी। ठीक है, तो ये जीन्स, यानी कि ये एक एक जीन नहीं होती, हमेशा दो जीन्स होती हैं। एक ही कैरेक्टरिस्टिक की कम से कम दो जीन्स पाई जाती हैं, तो उस जीन्स को कहा जाता है जीनोटाइप। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि टॉल के लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं और स्मॉल के लिए हम स्मॉल टी यूज करते हैं। ठीक है, अगर टॉल है तो कैपिटल टी, यानी कि ऐसा प्लांट जो टॉल है तो उसका अगर हम डीएनए निकालेंगे और उसमें से जीन्स को देखेंगे, तो जीन्स जो पेयर की फॉर्म में होती है उसमें हमें मतलब टी, हम इस टी तो नहीं बना हुआ, तो नहीं होगा कि टी लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ठीक है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये, और आपकी बुक में भी इस तरह अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि डीएनए में कोई अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ होता या कोई इंग्लिश में कोई वर्ड्स नहीं लिखे हुए होते, स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर हम बना तो नहीं सकते, तो हम अल्फाबेट से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको जीनोटाइप कहते हैं। फिर होमोजाइगस, अगर एक जैसे दिखने वाले, जैसे फॉर सपोज होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस कहते हैं कि अगर जीन दोनों एक जैसी हैं, डबल टी या डबल वाई फॉर येलो, डबल टी फॉर टॉल, डबल वाई फॉर मतलब वाई वाई फॉर डबल वाई फॉर येलो और डबल टी फॉर टॉल, इस तरह की अगर कोई जीन है तो वो होमोजाइगस है। या अगर स्मॉल टी है या अगर ग्रीन है तो ये होता है होमोजाइगस, एक जैसी दिखने वाली जीन्स है। ठीक है,
और फिर फिर हाँ, तो ये होमोजाइगस हो गया, ठीक है। और अगर हेट्रोजाइगस की मैं बात करूं तो हेट्रोजाइगस में होता ये है कि एक टॉल की होती है और एक शॉर्ट की होती है। इसी तरह कलर की बात करूं तो एक वाई फॉर येलो और जी फॉर ग्रीन, ये भी पेयर है ना। जीन तो हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है। तो होता ये है कि जो येलो या हाइट के लिए जो जीन्स होंगी वो पेयर की फॉर्म में होंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जीन्स जो हैं वो एक शॉर्ट की हो, एक लॉन्ग की हो, एक येलो की हो, एक ग्रीन का पेयर हो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि येलो येलो का पेयर होगा या टॉल टॉल का पेयर होगा या ग्रीन ग्रीन का पेयर होगा। इस तरह से अलग पेयर भी बन सकता है। येलो और ग्रीन का पेयर भी बन सकता है, टॉल और स्मॉल का पेयर भी बन सकता है, ठीक है। ये बस मैं आप इतना बता रहा हूँ कि ये सिर्फ अपने माइंड में रिटेन रखना है। इसके पीछे मतलब ऐसा क्यों होता है, कहाँ लिखा है, ये आपको नहीं याद रखना। आपके लेवल पे इतना बहुत है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस ये हो गई, ठीक है। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर, ड्वार्फ का मतलब जिनका कद छोटा होता है, जिनका हाइट छोटी होती है, इस तरह के अगर दोनों कैरेक्टर पाए जाएं एक सेल के अंदर या एक डीएनए के अंदर, तो फिर उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। और अगर सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक हो, टॉल टॉल एग्जाम्पल गिवन है, तो होमोजाइगस होता है, ठीक है। फिर एक होती है पेरेंटल जेनरेशन। व्हाट इज पेरेंटल जेनरेशन? पेरेंटल जेनरेशन में होता यह है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना उनकी एक जेनरेशन होती है, ठीक है, जो ब्रीड करते हैं आपस में, ठीक है। जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं वो जब ब्रीड करते हैं तो फिर ब्रीडिंग क्या होती है? अब ये ब्रीड का मतलब रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। रिप्रोडक्शन करते हैं तो फिर पेरेंट प्लांट जो होते हैं वो उनकी उनसे निकलने वाले जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है। और फिर इनसे निकलने वाले जो ये जब ब्रीडिंग करेंगे फर्दर तो ये सेकंड फिलियल जनरेशन कहलाती है, जिनको F2 भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डोमिनेंट और रिसेसिव पे। डोमिनेंट बेसिकली, फॉर सपोज, अब मेरी बात थोड़ी गौर से सुननी है आपने। अच्छा, अब डोमिनेंट और रिसेसिव को अभी थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं। पहले हम यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना ये पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। तो आपको डोमिनेंस और रिसेसिव समझ आ जाएगा, ठीक है। अब डोमिनेंस और रिसेसिव क्या होता है? बेसिकली जो मैंने आपको अभी यहाँ पे जीनोटाइप बताया ना, जीनोटाइप, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या, मेंडल ने एक, क्योंकि देखो उसने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करी। यानी कि हमारे अंदर, अगर हम अपनी बात करें, हमारे अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसने कुछ लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करा, उस पर एक्सपेरिमेंट करा और अपना ये लॉ दिया। और ये लॉ ये कहता है कि अगर अगर एक, उसने क्या किया, उसने टॉल हाइट के कैरेक्टर्स को स्टडी करा। उसने क्या करा, एक पेरेंटल जेनरेशन को लिया जो टॉल थी और दूसरी पेरेंट को लिया जो शॉर्ट थी, ठीक है। यानी कि अगर इसकी जीन को हम देखेंगे, जीनोटाइप को देखेंगे, तो ये कैसा होगा, इसके पास डबल टीज होंगे और इसके पास स्मॉल टीज होंगे। यानी कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो शॉर्ट के लिए होगी और इसके लिए जो इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो टॉल हाइट के लिए होगी, ठीक है। तो हुआ ये, गैमेटोजेनेसिस हुआ, याद है, गैमेट्स बन गए। जब गैमेट्स बने ना, और इन दो जब मेंडल ने इनकी क्रॉस पॉलिनेशन कराई
तो क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए से या ब्रीडिंग कराई या रिप्रोडक्शन कराई इनकी, तो क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए से जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे जो बने ना, फॉर सपोज मैं यहाँ पे बता के बना के बता देता हूँ, ठीक है, ये रहा, ये इस तरह से ना एक पजल जैसा बॉक्स होता है, डबल टी, ठीक है। हमने यहाँ पे स्मॉल टीज को रखा और यहाँ पे कैपिटल टीज को रखा। अब हुआ ये कि जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये इस तरह का बनेगा, हेट्रोजाइगस बन गया। पहले ये होमोजाइगस थे, ठीक है। अब जब आपने मतलब चांसेस है, ठीक है, हेट्रोजाइगस के चांसेस हैं। फिर यहाँ पे भी मिलाओगे तो टी और स्मॉल टी, फिर यहाँ पे मिलाओगे टी और स्मॉल टी। अच्छा, अब इसने जो करेक्टर निकाली ना, यानी कि जो पेरेंट्स से जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन पैदा हुई, उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग्स निकले ना, वो सारे के सारे टॉल निकले, कोई भी उनमें शॉर्ट नहीं निकला। जितने भी मैंने क्या बात बोली, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हुए इन प्लांट्स से, वो सारे के सारे क्या निकले, टॉल, कोई भी शॉर्ट नहीं निकला। चार प्लांट्स निकले, चार प्लांट्स अगर पैदा हुए, रिप्रोड्यूस हुए, तो चारों के चारों कैसे थे, टॉल। कैसे थे, टॉल। तो इसका मतलब यह है कि जो टॉल कैरेक्टरिस्टिक था वो डोमिनेंट था, यानी कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर था। और जो शॉर्ट कैरेक्टर था वो रिसेसिव था। जो कैरेक्टर शो हो जाता है ना ऑफस्प्रिंग के अंदर ज्यादा, वो कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर नहीं शो हो पाता या फिर बहुत कम शो होता है, तो वो कहलाता है रिसेसिव कैरेक्टर। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है, आपके पास दो शर्ट्स हैं, दोनों आपको बहुत पसंद हैं, आपकी दोनों फेवरेट हैं, लेकिन आपको कहीं जाना है, ठीक है। आप क्या करते हो, दोनों आपकी फेवरेट हैं, आपको दोनों अच्छी लगती हैं, ठीक है। एक शर्ट पे बहुत अच्छी इस्त्री हुई है और एक शर्ट पे इस्त्री हुई भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप उस शर्ट को आपको जल्दी जाना है, तो फिर क्या करोगे आप, जाहिर सी बात है आपको देर हो रही है, जाना है आपने, तो फिर आप जो शर्ट इस्त्री हो गया वो पहन के जाओगे। तो यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि डोमिनेंट कैरेक्टर जब भी, अगर आपको कहीं पे टॉल कैरेक्टर, या फिर ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं, ये मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल दे दी है मैंने, ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट कैरेक्टर भी डोमिनेंट निकल सकता है। अगर यहाँ पे सारे शॉर्ट जो है ना वो जो शॉर्ट कैरेक्टर है ना, अगर वो ज्यादा होते तो फिर वो डोमिनेंट हो जाता, और अगर टॉल जो है वो कम होते तो वो रिसेसिव हो जाता, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि डोमिनेंट कैरेक्टर की जीन को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, कैपिटल लेटर। और स्मॉल कलेक्ट सॉरी रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से शो करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे कैपिटल टी फॉर टॉल डोमिनेंट था, और यहाँ पे स्मॉल टी जो है वो शॉर्ट के लिए था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा चार ऑफस्प्रिंग्स बने और चारों के चारों टॉल थे, यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो टॉल था। तो ये इसका डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो एक कैरेक्टर होगा वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, दूसरे को मास्क कर देगा, दूसरे को शो होने नहीं देगा, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक आप क्या करें, यहां से डेफिनेशन लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, यहां से लेकर आपने यहां तक, और फिर आपने ये, और
ये ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें सिर्फ ये होते हैं कि जो आपके जीन्स होती हैं वो, जो आपकी जीन्स होती हैं वो इस तरह से पेयर की फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं ना तो ये अलग अलग हो जाते हैं। जीन्स जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। तो ये लॉ यही कहता है कि जीन्स का सेपरेट हो जाना, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो उनकी सेपरेशन को इसने ये लॉ दिया कि जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो हर जीन सेपरेट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस माइटोसिस मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। डिप्लॉइड होते हैं, मतलब फिर मतलब दो डिप्लॉइड तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन डबल होते हैं, तो ये फिर सिंगल सिंगल में टूट जाते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो ये सिंगल सिंगल में टूट जाते हैं, ठीक है। यानी कि जीन्स अलग अलग हो जाती हैं। तो ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं इसको, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां से लेकर आपने यहां तक बस ये लिखना है, बस, ठीक है। इतना इतना जितना जितना मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ सिर्फ आपने उतना इतना लिखना है, बाकी आपने सिर्फ याद करना है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी आपने यहां से लिखना है, यहां से लेकर यहाँ तक, बस ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। साथ में आपने ये आपने लिख दिया, पहले आपने नंबर 1 ये लिखा, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है, एक और चीज मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, बल्कि नहीं नहीं, ठीक है, बस इतना बहुत है। बाकी सब आपने इसकी रीडिंग कर लेंगी, ठीक है। सिर्फ आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, बहुत है। बाकी अब मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, ये क्या है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी डायग्राम जो है वो दिखा देता हूँ। पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट formation. This observation led to the formation of Mendel's law of independent assortment. It is also stated that genes of assorted traits are independent in their inheritance. अब आपको इनहेरिटेंस की के असली मायने समझ आएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, ये मुझे पिक्चर मिल जाए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ये ये देखें, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। जैसे मैंने आपको अभी उसमें बताया था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको इस तरह से टेबल बना के दिखाया था। तो ये टेबल बनाओगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे हमने उसमें सिर्फ डोमिनेंस में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था। अब देखें, जब मेंडल स्टडी कर रहा था ना तो बेसिकली वो जो बंदा था, वो जो साइंटिस्ट था, उसने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी नहीं करा, उसने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करा। तो जैसे जैसे वो लॉ बनाता गया बनाता गया बनाता गया बनाता गया, तो इसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में इजाफा करता गया। अब वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ स्टडी कर रहा है। एक, वहां पे तो मैंने टॉल हाइट की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे मैं आपको शेप और कलर की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको शेप और कलर की एग्जांपल दे रहा हूँ। वाई वाई फॉर येलो, ये कैपिटल लेटर्स हैं, तो याद रखना ये इनको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। और आर आर फॉर राउंड, ठीक है। एक मटर का दाना उसने लिया जो कि राउंड था और साथ ही साथ वो येलो शेप में था। और फिर एक और मटर का दाना लिया जो रिंकल्ड शेप में था और ग्रीन कलर का था। और इसने इसको वाई वाई फॉर येलो, पेयर ऑफ जीन फॉर येलो कलर, और आर कैपिटल आर आर फॉर राउंड शेप, और ये डोमिनेंट है दोनों। इसी तरह इसी तरह इसने क्या करा, जो इसकी स्टडी करी, तो इसने देखा कि ये रिसेसिव करेक्टर आ रहा है क्योंकि स्मॉल लेटर। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, एग्जाम्पल है तो मैं आपको
जैसे एग्जांपल में गिवन है मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्मॉल वाई और स्मॉल आर का मतलब ये ग्रीन, स्मॉल वाई फॉर ग्रीन और स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली जब गैमेट्स बनते हैं तो ये आपस में टूट जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। फिर असॉर्ट का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे लिखा हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस का वर्ड सुनोगे, डाई का मतलब दो, हाइब्रिड का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग हो रही है दो कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करने पे, यानी कि हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं इन दोनों की, ठीक है। और हुआ ये कि ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया वाई वाई और आर आर, जो एक ऑफस्प्रिंग बना ना, जो फर्स्ट जनरेशन बनी, फर्स्ट यानी कि F1 जनरेशन बनी, उसमें जितने भी ये तो पेरेंट थे, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने इसका क्रॉस करवाया, क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन जो बनी, फिनोटाइप वो सारे के सारे कैसे थे, रिंकल्ड, सॉरी राउंड और येलो ही थे, जितने भी जो प्लांट्स बने ना क्रॉस पॉलिनेशन से वो येलो ही बने, ठीक है। मतलब पीस जो मटर बने ना वो येलो ही बने। अब हुआ ये कि इन येलो को इसने, लेकिन ये सारे हेट्रोजाइगस थे जो मैंने अब अभी आपको प्रोसेस पढ़ाया। हेट्रोजाइगस क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखे दो अलग अलग किस्म की जीन्स हैं, पेयर सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, हेट्रोजाइगस बना। अब हुआ ये कि F1 जनरेशन को फर्दर मजीद इनको क्रॉस पॉलिनेशन कराई या सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, तो हुआ ये F2 जनरेशन बनी और F2 जनरेशन के नतीजे में हमने यहाँ पे इस तरह से ये असॉर्ट कर दिया। अब मैं असॉर्ट कर रहा हूँ, असॉर्ट यहाँ पे मैं असॉर्ट का मतलब जैसे हम चीजों को अरेंज करते हैं ना, असॉर्ट का मतलब अरेंज करना। तो गैमेट्स बेसिकली, गैमेट जो करेक्ट जीन्स होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये लॉ ये कहता है कि जीन्स कभी भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो असॉर्ट होती हैं, खुद अरेंज होती हैं और खुद एक नया जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस हिसाब से प्रोड्यूस कर लेती हैं जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब ये असॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये असॉर्ट हुआ वाई आर, ये येलो राउंडेड बना, वाई यहाँ पे डोमिनेंट वाई है तो येलो रहेगा, और आर आर यहाँ पे जो है राउंड है तो ये तो डोमिनेंट ही है, ठीक है। इसी तरह वाई वाई यहाँ पे डोमिनेंट ही है और यहाँ पे आर भी डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये येलो राउंडेड, इस तरह ये भी येलो राउंडेड, ये भी येलो राउंडेड। फिर यहाँ पे दो स्मॉल वाई आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से ये ग्रीन कलर का है। लेकिन यहाँ पे जो कलर सॉरी शेप है वो राउंड है और ये दोनों डोमिनेंट है, तो जब ये राउंड ग्रीन बना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कहीं पे ना ये ग्रीन राउंड था ना ये ग्रीन राउंड है, तो ये एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है, ठीक है, बना है, मतलब जो प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरीके से ये भी फिर येलो राउंड, फिर ये येलो सॉरी ग्रीन राउंड, फिर ये येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ये भी नया बना है, फिर ये येलो रिंकल्ड, फिर येलो राउंड और ये ग्रीन राउंड, फिर इस तरह से ये बने। और टोटल जो हमने F2 के अंदर फिनोटाइप्स देखे वो 9 येलो राउंड थे, 3 ग्रीन राउंड थे, 3 येलो रिंकल्ड थे और एक सिर्फ एक क्या था, ग्रीन रिंकल्ड। तो ये जो है वो कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें जो F2 जनरेशन होती है उसमें हर जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, और असॉर्ट होके वो या तो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकती है या वो जो है वो, जैसे आपने अभी देखा ग्रीन राउंड और येलो रिंकल्ड पहले नहीं थे लेकिन वो अब बन गए, क्योंकि जीन्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, खुद असॉर्ट हो जाती हैं, खुद नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है।
तो जीन्स एक दूसरे से सेपरेट होके और फिर वापस असॉर्ट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, किसी या तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हो सकती हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल ये मेंडल्स ऑफ इनहेरिटेंस था। ये बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड कर रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। काफी लंबी ये वीडियो हो चुकी है, ठीक है। बाकी आप इसको तमीज से आराम से सुनिएगा और दोबारा सुनिएगा अगर आपको समझ में ना आए, ठीक है।